ईरान ने साफ चेतावनी दे डाली है अमेरिका जैसी सुपर पावर को कि अब अगर ईरान पर नजर डाली तो कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। और यह केवल अल्फाज नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान ने अपना दावा पक्का भी कर दिया है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, क्योंकि यहीं से दुनिया भर का लगभग 30% से भी ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई गुजरती है। यह एक चोक पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी का, यानी कि यहां पर हल्की सी भी टेंशन पेट्रोल से लेकर के शेयर मार्केट तक को हिला के रख सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल डमरू जिसका नाम है हॉर्मुज के बारे में, और देखेंगे कि क्यों हॉर्मुज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ईरान जल डमरू को इस्तेमाल कर रहा है यूएसए जैसी बड़ी ताकत को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों, जब से ये खबर आई है इंटरनेशनल मीडिया में कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज जो जल डमरू है, उसको चोक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, और ये साफ एक चैलेंज नजर आ रहा है यूएसए जैसी बड़ी ताकत को। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जल डमरू यानी कि स्ट्रेट होता क्या है। एक मैप के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए बच्चों, ये जब दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक पतला सा रास्ता जोड़ता है, इस तरीके के रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरू बोलते हैं। अब यहां पे आप देखोगे मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि ये पूरा ईरान वाला एरिया है, यहां पे आपको यूएई दिखाई देगा, ये आपको ओमान दिखाई देगा, और ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान है। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब यहीं से पूरे एशिया की बात कर लेते हैं, या फिर इस तरफ के जितने भी कंट्रीज है, यहीं से तकरीबन पूरी दुनिया का 30% के आसपास ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। याद रखना, ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। ईरान ने क्या किया है? इसको ब्लॉक कर दिया है, ईरान ने ब्लॉक कर दिया। अब क्या ईरान का अधिकार था ब्लॉक करने का? देखिए बच्चों, यानी कि ईरान और ओमान दोनों का अधिकार था। ईरान और ओमान, ये 12 नॉटिकल माइल तो एरिया किसका है भाई साहब? ईरान का। और 12 नॉटिकल माइल किसका है भाई साहब? तो ये ओमान का। जब दोनों का एरिया हम लोग करते हैं ना, तो दोनों का एरिया ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पतला स्ट्रेट है भाई साहब, बहुत ही पतला। तो यहां पे अभी ईरान ने क्या किया है? ब्लॉक कर दिया है कि भैया यहां पे मैं अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा हूं। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक ये रूल बनाया गया है कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी या फिर कोई नेवी की एक्सरसाइज की जाएगी। अब देखो यार, ईरान कहां एक्सरसाइज करेगा? किसी और के पानी में जाकर तो करेगा नहीं, अपने ही पानी में करेगा, ओमान अपने ही पानी में करेगा। तो इनका अधिकार तो है, नो डाउट, लेकिन एक रूल बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, जब भी आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप पूरी दुनिया को अनाउंसमेंट करोगे कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि जो ऑयल के को लेकर के जो शिप्स है ना, उनको रोक दिया जाए उधर ही और इधर ही, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। तो यहां पे क्या ईरान ने यही कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, पूरी दुनिया का अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया मैं ब्लॉक कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे एक अपनी नेवी की एक्सरसाइज कर रहा हूं। अब देखिए, पूरी दुनिया में एक सवाल ये जा रहा है कि क्या सच में ये इसीलिए किया गया है, सिर्फ और सिर्फ नेवी की एक्सरसाइज करने के लिए किया गया है, या इसके पीछे का कोई बहुत बड़ा कारण है? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है, मैं आप लोगों को अब धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। इसलिए बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बनेगा, मैं साफ बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, तो ईरान को बोला गया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसा कर सकते हो? तो ईरान ने बोला ना ना, मैं यहां पे ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सप्लाई रुक जाए, मैं यहां पे क्या ब्लॉक कर रहा हूं? टेम्परेली ब्लॉक कर रहा हूं, यानी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर रहा हूं रास्ता, आप लोग समझिए, ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, लाइव फायर नेवी का एक्सरसाइज कर सकूं। लाइव फायर का मतलब क्या होता है? मिसाइलों की एक्सरसाइज कर सकूं, अपनी मिसाइलें में दाग वाग के देख लूं कि भैया काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये ऐसा कहा जा रहा है, कुछ घंटों में हटा दूंगा, फ्यू आवर्स में मैं ये पूरा पूरा हटा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन पूरी दुनिया की टेंशन बन चुकी है। पूरी दुनिया की टेंशन इसलिए बन चुकी है क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 30% ग्लोबल, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 30% या 30% से ज्यादा ही मैं तो कहूंगा आज की डेट में, यहीं से तेल और प्राकृतिक गैस एंड नेचुरल गैस का आदान प्रदान होता है, यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। भाई साहब समझिए, कितना बड़ा कितना बड़ा एक मतलब डील इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। तो यहां पे पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है। पूरी दुनिया टेंशन में इसलिए आ चुकी है क्योंकि अगर सप्लाई नहीं गई, यानी कि अगर ईरान ने ये नहीं हटाया कुछ घंटों के बाद, तो सप्लाई रुक जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी, तो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में
सप्लाई रुक जाएगी तेल की, तो तेल की कीमत अपना बढ़ जाएगी। अब तेल की कीमत यहां बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग, यानी कि जैसे रशिया, जैसे बाकी जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब जापान हो गए, ये सब दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, कोई और देश ढूंढेंगे तेल खरीदने के लिए। ये एशियन कंट्रीज है, इनमें बहुत ज्यादा सप्लाई जाता है, इसी रास्ते जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चाइना क्या करेगा, रशिया को ढूंढेगा या फिर और भी देशों को, लेटिन अमेरिका के कुछ देशों को ढूंढेगा, भैया हमको आपको आपसे तेल चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोग तेल नहीं मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में तेल की डिमांड बढ़ेगी और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की तेल की डिमांड बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया की टेंशन आप लोग यहाँ पे देखोगे भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो कह रहा है कि भैया टेम्पररी है, अब हमें नहीं लग रहा कि भैया इसके पीछे का मकसद क्या है। ये तो कह रहा है ईरान का, भैया मैं तो ड्रिल कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद है अमेरिका के साथ इसकी खींचातनी, अमेरिका के साथ। अब देखिए पूरी कहानी पीछे से शुरू कर देते हैं, है ना। 2015 में 2015 में अमेरिका जो था, 2015 में ईरान और बहुत सारे यूएसए और इसके अलाइज, यानी कि मित्र राष्ट्र जो हैं, यूएस और इसके जो अलाइज मित्र राष्ट्र हैं, इन्होंने ईरान के साथ एक डील किया था कि भैया हम ईरान से सारे के सारे सैंक्शंस हटा देंगे। हम लोग ईरान से क्या करेंगे, सारे के सारे सैंक्शंस हटा देंगे, यानी कि हम लोग प्रतिबंध हटा देंगे ईरान से, ठीक है। और बदले में ईरान क्या करेगा, न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएगा। तो ईरान ने बोला ठीक है भैया नहीं बनाऊंगा, क्या दिक्कत है, टेंशन ना लो, है ना। लेकिन यहाँ पे 2018 में हुआ कुछ यूं कि यूएसए इस 2018 में यूएसए इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया और बोला है ईरान तुम पे तो सैंक्शन मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अब यहाँ पे ईरान ने बोले तुम लगा रहे हो सैंक्शन तो कोई बात नहीं, मैं भी अब यहाँ पे बॉम्ब बनाऊंगा ही बनाऊंगा। पूरी खींचातानी यही है, और 2018 से लेकर के अभी तक इनके झगड़े ही नहीं निपट रहे हैं। और हाल ही में आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके के बयानबाजियां चल रही हैं, किस तरीके से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अब ये सारी की सारी टेंशन को देखते हुए ईरान ने एक कदम उठाया कि भाई मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि ईरान इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, ईरान इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात की गई। देखिए पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ जाएंगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी भाई साहब, शेयर मार्केट यूं डाउन हो जाएंगे। जो इस तेल वाली कंपनी में पैसे लगे हैं ना, जो यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके पूरा शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा भाई, इतनी बड़ी नुकसान हो जाएगा, आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे क्या पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है ईरान की भाई मेरे पास भी है पावर, मैं छोटा ही सही लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, आप टेंशन मत लो, है ना। तो यूएसए को भी एक मैसेज जा रहा है और पूरी दुनिया को, हो सकता है कि पूरी दुनिया मिलकर के यूएसए को समझाने की कोशिश करे कि भैया काहे के लिए पंगे ले रहा है, उसको अपना काम करना, तुम अपना काम करो। लेकिन यूएसए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पे काम करूंगा ही करूंगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहीं पर चौक कर दिया गया है, तो टेम्परेरी चौक है ऐसा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि एक सरफेस फायरिंग एक्सरसाइज, यानी कि भैया मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ब्लॉक ब्लॉक नहीं करेंगे, कुछ घंटों में इसको खोल देंगे। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे हम लोग खाली खाली मिसाइल टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सेफ्टी के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूटीन सेफ्टी कर रहे हैं, रूटीन सेफ्टी। कभी हर एक देश तो ड्रिल करता ही है ना, मिसाइल विसाइल का चेक करता ही है, हम भी वही मिसाइल का चेक यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा सर, ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है भाई साहब, ये हमारे ईरान के द्वारा कह रहा है। अब स्ट्रेट जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है एक बार और देख लेते हैं, हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सेफ्टी सेफ्टी की बात कर ले, व्हाई डिड ईरान रिस्ट्रिक्टेड द स्ट्रेट, ठीक है। क्यों ईरान ने, पहले देखो ये देख लेते हैं ईरान ने क्यों ये ब्लॉक किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वो कह रहा है कि सेफ्टी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने वही चीजें लिखी हैं जो कि सेफ्टी की बात कर रहा हूं, बता रहा है। तो ईरान क्या बोल रहा है, भैया मैं सेफ्टी ड्रिल कर रहा हूं, मिलिट्री ड्रिल कर रहा हूं, यानी कि मैं सेफ्टी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा इसको, यानी कि एक और। लेकिन बगल में क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजिक सिग्नल सिग्नल दे रहा है इनडायरेक्टली का, पावर बहुत है हमारे पास, टेंशन ना लेना, इतना मिसाइल दागेंगे ना इस तरीके से कि आप लोग देखते रह जाओगे, ये पूरा हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर डालेंगे, पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये सिग्नल दिया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है अपनी पावर का, ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट सी रूट जो है ना, समुद्री रास्ता, इसको मैं कंट्रोल करता हूं, ये बताया जा रहा है ईरान के द्वारा। और क्यों, क्योंकि ईरान और यूएस की जो टेंशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यूएस भी तो भाई फालतू में पंगे लेता रहता है। जब यूएस का ओमान में, भाई ओमान में नेवी का बेस है ऑलरेडी, तो इसको क्या पड़ी है ईरान में, ईरान को पंगे लेने के लिए। ईरान के ऊपर भैया ड्रोन दौड़ाता रहता है, ईरान के ऊपर भैया आए दिन जो अपना जेट वेट दौड़ाता रहता है, और ये पूरा स्टेट जो हॉर्मुज स्टेट है ना, इसमें इसकी शिप घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करता रहता है यूएसए। भैया तुमको क्या लेना देना भाई, ठीक है, उसको छोड़ दो, जीने खाने दो, पूरी दुनिया के पास भी बॉम्ब है ही ना, ठीक है, तो वो बना लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमको तो सिक्योरिटी कंसर्न है, ईरान बना लेगा तो हमारे अमेरिका में ही आके फोड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम दो तरफ दिखाई दे रहा है, यूएसए
ईरान बोल कुछ और रहा है, लेकिन ईरान का यहाँ पे मकसद कुछ और दिखाई दे रहा है। इस और ये सबसे बड़ा जो एक पॉइंट ये उठता है, सवाल ये उठता है कि ये तभी क्यों हुआ जब अमेरिका और जो ईरान की टेंशन पीक पे है, हाइट पे है। क्योंकि देखिए अभी जेनेवा में एक मीटिंग हुई है, जेनेवा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, जेनेवा में। और यहाँ पे यूएसए और ईरान के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, यूएसए और ईरान के बीच में। और मध्यस्थता किसने किया है? ओमान ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है कि भाई लोग, दोनों भाई बैठ के बात कर लो आपस में, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जब ये बातचीत हो रही है तो दोनों के दो पक्ष हैं। यूएसए क्या बोल रहा है कि भैया तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, ईरान बोला ठीक है नहीं बनाऊंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन सारे के सारे सैंक्शन हटाओ। लेकिन यूएसए बोल रहा है नहीं, तुम बॉम्ब नहीं बनाओगे, एग्रीमेंट पे साइन करो, फिर हम सैंक्शन हटाएंगे। तो ये सैंक्शन और ये प्रतिबंध दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है, और इसी बीच में हम लोग यानी कि एशिया वाले और तमाम दुनिया वाले पीस रहे हैं। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है, इस तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो पाकिस्तान वाकिस्तान आपको पूरा मतलब पूरा एशिया नजर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ देख लो, आपको यूएई दिखाई दे रहा है, दुबई दिखाई दे रहा है, पर्शियन गल्फ, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, सब इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कौन है? ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल और नेचुरल गैस ये सभी बनाते हैं यानी उत्पादन करते हैं। और यहीं से तकरीबन तकरीबन हमारा पूरा का पूरा जो सप्लाई है इसी एरिया से जाता है। अब एक बार ये सप्लाई टूटा तो बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए, ये लिंक करता है जो पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, इंडियन ओशन को लिंक करता है, ठीक है। याद रखना, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और नीचे की तरफ आओगे तो इंडियन ओशन हो जाएगा, ये लिंक करता है, याद रखना। और ये दुनिया के कुछ बहुत ही पतले रास्तों में से एक है, पतले स्ट्रेट में से, देखो कितना पतला है, देखो कितना पतला है ना, याद रखना। और यहां से तकरीबन 30%, यहां से मैंने क्या बता दिया, तकरीबन 30% ऑयल और नेचुरल गैस का आना जाना यहीं से होता है। अगर ये बंद हुआ तो 30% ऑयल जो है वो सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। अभी देख लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कुछ सिंपल सिंपल से फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी देख लो, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, अरेबियन सी को यानी कि हिंद महासागर को कनेक्ट करता है। ग्लोबल ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर है, यानी कि तकरीबन 30% के आसपास यहां पे आप देखोगे कि तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। मेजर यूजर्स यानी कि इस रास्ते को यूज कौन करता है ज्यादातर? सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ये जो मैंने आपको सारे देश बताए जो गल्फ ऑफ जो नॉट गल्फ ऑफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस तरफ वाले हैं, ठीक है, आपने जो देखे, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले सारे के सारे देश यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जितना भी इस रास्ते से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका 80% अकेला एशिया में आता है, उसका 80% अकेला कहां पे आता है? एशिया में आता है। यानी कि भाई एशिया की सप्लाई एकदम से डगमगा जाएगी, यानी कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये एकदम से डगमगा जाएंगे, ये तो एशिया की बात है। और इंडिया में बात करते हैं, तकरीबन 40% जो ऑयल है ना भाई साहब, ऑयल है ना, इसी रास्ते से आता है, और 50% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से आता है। तो आप देखो कितना ज्यादा सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और इंडिया का तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, और देख लेते हैं इंडिया और यूएस का जो टेंशन है इसका थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 2015 से इनकी टेंशन चली आ रही है, लेकिन यूएस बीच बीच में क्या क्या करता रहता है, ड्रोन भेजता रहता है भाई साहब, अपनी नेवी की प्रेजेंस उस एरिया में दिखाता रहता है कि भैया हमारी नेवी है, और इस एरिया में ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये नेवी यूएसए की है, देखो पूरी जहाज है, इसके ऊपर देखो छोटे छोटे मक्खी जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये मक्खी जैसे जहाज है भाई साहब, ये दूर से दिखाई दे रहा है मक्खी जैसे जहाज है। तो भैया आप उनके रीजन में आके इस तरीके की हरकतें करोगे तो ईरान को भी तो डर लगेगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ही साइड से एक तरीके का डर दिखाई देता है, एक तरीके का प्लानिंग दिखाई देती है, और यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन हो जाता है, यानी कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोनों देशों के चलते इस पूरे पूरे स्ट्रेट के बीच में, ठीक है बच्चों। अब ओमान अपना रास्ता खोल के भी क्या ही कर लेगा। अब देखते हैं जो जेनेवा में बातचीत हुई उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या बातचीत हो रही है जेनेवा में। जेनेवा में अब ये क्यों मैटर करता है जेनेवा की बातचीत, अभी देखिए दोनों अपनी अपनी शर्तें रखने वाले हैं, तो डिप्लोमेटिक टेक्स्ट चल रही है, ओमान बीच में इसमें मध्यस्थता कर रहा है। अब देखिए फोकस किस चीज पे है, न्यूक्लियर लिमिट, यानी कि यूएसए कह रहा है ईरान को भैया अपने न्यूक्लियर पावर को लिमिट कर दो, लेकिन यहां पे सैंक्शन इटसेल्फ, सैंक्शन रिलीफ, और ईरान कह रहा तुम सैंक्शन हटा दो, मुझे राहत दे दो सैंक्शन से। तो यानी कि ये न्यूक्लियर लिमिट वर्सेस सैंक्शन रिलीफ की लड़ाई हो चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच में। ईरान यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि भैया देखो यूरेनियम तो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यूरेनियम के दो
टाइप होते हैं। एक होता है हाई एनरिचमेंट, एक होता है हाई एनरिचमेंट। हाई एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें यूरेनियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, ये बॉम्ब बनाने के काम में आता है, एटॉम बॉम्ब वगैरह। एक होता है लो एनरिचमेंट, एक होता है लो एनरिचमेंट, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली वगैरह बनाने के लिए, बिजली वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो लो एनरिचमेंट वाला है ना पॉइंट, वो तो हम बनाएंगे, हाई एनरिचमेंट वाला बॉम्ब वाला हम लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा ईरान का कहना है। और एक और बात यहां पे रखी है ईरान ने कि भाई साहब मिसाइल प्रोग्राम, इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मिसाइल तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। इस पे तो जेनेवा में बातचीत, हम बात ही नहीं करेंगे, मिसाइल हम बनाएंगे ही बनाएंगे, साफ यहाँ पे जेनेवा में बोल दिया है ईरान ने। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी क्यों इंपैक्ट होने वाली है, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, रशिया तो खैर आज की डेट में आया है ना भाई, आज की डेट में हम रशिया से सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो उसके बाद यूएसए से, यूएस देखो, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, यहाँ पे कतर वतर नहीं दिया क्या भाई साहब, ठीक है, कतर को नहीं दे रखा ये पूरा ग्राफ में। बाकी जो है कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, बहुत ज्यादा खरीदारी करता है तेल की यहाँ से भारत हमारा, जैसे कि मैंने आपको क्या बता दिया, 40%। तो दोस्तों देखते हैं इंपैक्ट ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 40% जो है ऑयल इंपोर्ट करता है इसी रास्ते से भारत, और 50% इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से। तो जाहिर सी बात है भैया, यहां पे भारत को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये सारे देश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, कुवैत, ये सभी देश मिलकर के भारत को इंपोर्ट करते हैं। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत तकरीबन तकरीबन 15% के आसपास ही प्रोडक्शन करता है, बाकी 85% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट ही करता है, यानी कि आयात ही करता है। ठीक है बच्चे, चलिए देख लेते हैं ग्लोबल रिपल। मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी दुनिया में महंगाई फैला देगा, पूरी दुनिया में ये एक छोटा सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक कर दिया गया तो कैसे, देखिए। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया एशिया, एशिया का 80%, एशिया में 80% जो है इंपोर्ट है, आयात है, वो इसी रास्ते से होता है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। तो अब अगर ईरान ने यह रास्ता चोक कर दिया, अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया, तो यहां पे चाइना जैसे, जापान जैसे, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं वो कहां पे अपना नजर गड़ाएंगे, दूसरे देशों में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रशिया हो गया, लैटिन अमेरिका कुछ देश हो गए, ठीक है, लैटिन अमेरिका के कुछ देश हो गए, यहां से लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो याद रखिएगा, जब पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या था, गल्फ कंट्रीज से हम लोग ज्यादा खरीदते थे, 80% गल्फ कंट्रीज से खरीदते थे, लेकिन अब ये 80% हमें यहां से नहीं मिलेगा, तो 80% हम पूरी दुनिया से डिमांड करेंगे ना। तो पूरी दुनिया में जब डिमांड बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस यानी कीमत बढ़ने लग जाएगी। और अगर हम लोग यहां से सोच रहे हैं, यहां से बुला लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बुला लेंगे, मंगा लेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां से बहुत ही कम सप्लाई आएगी, तभी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पे याद रख लेना कि जब भी कोई खतरा आता है ना, तो कौन कौन से किस किस तरीके के यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। एक देखिए, सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमत अपना बढ़ जाएगी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनियों को यहाँ पे खतरा दिखेगा तो वो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देंगी, तो यहां पर भी आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि किराया बढ़ जाएगा, टैंकर का इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब यहाँ पे एक आपको S&P ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, उसने यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है, एक अनुमान दिया है कि भाई साहब इससे होगा क्या, एशिया का जो रिफाइनरी मार्जिन है वो कम हो जाएगा। रिफाइनरी मार्जिन क्या होता है, जब हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, जब हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं उसको हम लोग पेट्रोल में बदल देते हैं, उससे हम लोग पेट्रोल बना देते हैं, उससे हम लोग डीजल बना देते हैं, ये सारी सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो रिफाइन करके किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कच्चा तेल खरीदा, 200 रुपए का मैंने सामान बेचा, पेट्रोल बेचा, तो 100 रुपए का मेरा मार्जिन आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कच्चा तेल ही महंगा हो जाएगा, 150 रुपए का हो जाएगा, तो मार्जिन मेरा 50 रुपए का बचेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम बचेगा एशिया के लोगों के पास, एशिया के कंट्रीज के पास। अब देखिए इंडिया यहां पे क्या कर रहा है, तो इंडिया ने बहुत सारे तरीके ढूंढ भी लिए हैं और इंडिया को बहुत सारे तरीके आगे ढूंढने भी पड़ेंगे। इंडिया यहां पर एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना कर रखता है, यानी कि एक ऐसा अंडरग्राउंड रिजर्व बना कर रखता है, हमेशा से ही बना कर रखता है, जहां पे ये पेट्रोल को स्टोर करके रखता है। अंडरग्राउंड रिजर्व, जहां पे ये पेट्रोल को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। लेकिन ये पेट्रोल जो होता है भाई साहब 10 से 12 दिन का ही यहाँ पे खर्चा चला सकता है पूरे भारत का
बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, संभल जाएगी बात, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भारत क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफाई का मतलब एक जगह से तेल ना खरीद के अलग अलग जगह से तेल खरीद रहा है, जैसे कि रशिया हो गया, यूएस हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यहां से अलग अलग जगह से तेल खरीद रहा है। क्योंकि यहां से अगर तेल खरीदेगा रशिया से, यूएस से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से रास्ता नहीं आएगा। रास्ता कहां से आएगा, सुइस कैनल से आएगा। और सुइस कैनल पर भैया अभी कोई भी प्रतिबंध नहीं है। केप ऑफ गुड होप से रास्ता आ जाएगा, पैसिफिक ओशन से रास्ता आ जाएगा, ये सब याद रख लेना। तो अब देखोगे कि एक जो ये अलग अलग तरीके से हम लोग तेल खरीदेंगे, अलग अलग दुनिया से तेल खरीदेंगे, अलग अलग देशों से तेल खरीदेंगे, तो भारत की जो डिपेंडेंसी जो गल्फ कंट्रीज पे है, मिडिल ईस्ट के जो देशों पे है, इस पे कम हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कतर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कतर सबसे ज्यादा एलएनजी देता था भारत को, सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस देता था, लेकिन उसके बाद अभी यूएई आ गया था टॉप पे, यूएई आ गया था टॉप पे, और उसके ऊपर अभी यूएसए आ गया है। यानी कि कतर टॉप पे था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक डील हुआ यूएई के जो राजा आए थे, ठीक है, किंग आए थे, उनके साथ, यहाँ पे शेख आए थे, उनके साथ डील हुआ, तो यूएई टॉप पे चला गया। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डील हुआ, उससे यूएसए टॉप पे जा चुका है। तो अगर हम लोग बात मान लिए, अगर कतर को हटा देते हैं तो और सारा का सारा यहीं से एलएनजी खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे भारत ये तरीका भी अपनाने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो ईरान कर रहा है वाकई में ड्रिल है या एक वार्निंग है। तो देखो बच्चों, है तो वार्निंग ही, ड्रिल तो केवल एक बहाना है। याद रखिए, ईरान क्या बोल रहा है भैया, ऑफिशियली सेफ्टी है, मैं एक ड्रिल कर रहा हूं भाई साहब, लेकिन टाइमिंग को अगर आप लोग मैच करते हो, ये उसी समय पे ड्रिल क्यों किया जा रहा है, उसी समय पे पूरा पूरा ब्लॉकेज क्यों किया जा रहा है, जब यूएसए और ईरान के बीच की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जेनेवा में ऑलरेडी बातचीत चल रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है एक मैसेज दिया जा रहा है, बेटा संभल के, हमको रोकने की कोशिश ना करना, वरना हम यहाँ पे लंका लगा देंगे तुम्हारी। आपको नहीं लग रहा क्या इस तरीके की चीजें, चेतावनी दी जा रही है? बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है, चेतावनी तो दी जा रही है। क्लियर बच्चे यहाँ पे, तो याद रखना, तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक क्रिटिकल क्रिटिकल जगह बन चुका है, और एक जरा सा भी ब्रीफ, यानी जरा सा भी डिसरप्शन यहाँ पे हुआ, जरा सा भी, थोड़ी सी भी टेंशन यहाँ पे क्रिएट हुई, थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ, तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सेशन। आप लोगों को एंजॉय किया होगा, और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए तो नोट्स जरूर बनाते रहिए दोस्तों। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। चलिए मिलेंगे अगले किसी और टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय